मैं वहीद अंसारी रेबल टाइम्स में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं भोलेनाथ नगर में और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर जमा हैं। घर बचाओ छत बचाओ आंदोलन की तर्ज पर यहाँ पर लोग जमा हैं। दरअसल कल रात को टीएमसी और पुलिस प्रशासन की तरफ से अमन पैलेस को एक बार फिर नोटिस दिया गया था कि कल यहाँ पर कार्रवाई यानी 11 तारीख को कार्रवाई हो सकती है और उसके बाद लोगों के बीच बेचैनी पैदा हुई, हलचल पैदा हुई और एक डर और खौफ का माहौल साफ तरीके से यहाँ पर देखा जा सकता है। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जमा हुए हैं अपनी छत बचाने के लिए। घर बचाओ छत बचाओ आंदोलन जो लगातार चल रहा है, जिस तरीके से टीएमसी लगातार पिछले 2 महीने से कार्रवाई कर रही है और कभी एबी के कंपाउंड के बाद दोस्ती का पट्टा, दोस्ती के पट्टे के बाद गुलिस्तान होटल के बिल्डिंग को पूरा ज़मींदोज़ कर दिया गया। उसके बाद अनम पैलेस को दूसरी बार इसकी कार्रवाई का मामला चल रहा है, जिसके बाद जो लोग सड़कों पर जमा हो गए अपने घर बचाव के लिए और यहाँ पर देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में लोग जमा हैं। दरअसल ये प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है, जिसकी वजह से ही इतनी सारी इलीगल बिल्डिंगें बनी। लेकिन खामियाजा किसे भुगतना पड़ रहा है? गरीबों को, जिन्होंने इस छत को लिया क्योंकि उनकी कैपेसिटी नहीं है टीएमसी में जाने की। लेकिन उससे बड़ी नाइंसाफ़ी ये हो रही है कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन पर अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई हो रही है, ऐसी कोई जानकारी भी हाथ नहीं लगी है ठोस। लेकिन लगातार बिल्डिंगों पे कार्रवाई की जा रही है और नाइंसाफ़ी इस बात की है कि नौ प्रभात समिति में सबसे ज़्यादा जो कार्रवाई की जा रही है वो यहाँ पर जो शील फाटा है, भोलेनाथ नगर है, दोस्ती का पट्टा है, ये सब वो इलाके हैं जहाँ पर मेजॉरिटी मुसलमानों की है। तो आखिर सवाल ये पैदा होता है कि क्यों जिस तरह से कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं 9 की 9 प्रभात समिति में कार्रवाई करने के, लेकिन ज़्यादातर जो कार्रवाई हो रही है इसी पट्टे पे हो रही है। इसी चीज़ को लेकर रफ़ीक कामदार आगे बढ़े, लोगों के साथ में कहा कि छत बचाओ और घर बचाओ आंदोलन की उन्होंने बुनियाद रखी और उसके बाद लगातार जो इस तरह से टीएमसी एक तरफ जो कार्रवाई कर रही है, दूसरी तरफ रफ़ीक कामदार के नेतृत्व में सारे लोग एक जगह जमा हैं अपनी छत बचाने के लिए। और आज जो है यहाँ पर जब मोर्चा संभाला है, यहाँ पर बड़े तादाद में लोग जमा हुए हैं क्योंकि जिस तरीके से उनको नोटिस दिया एक बार फिर अनम पैलेस के बिल्डिंग को तोड़ने का, तो सब घबरा के बाहर निकले। देखें यहाँ पर कितनी सारी खातून हैं बच्चों के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। इनके सब के चेहरों पर आप साफ देख सकते हैं किस तरीके इनकी घबराहट है, डर और खौफ का माहौल यहाँ पर है। इसी बात को लेकर रफ़ीक कामदार साहब से हमने बातचीत की है, उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्या जानकारी दी है, दिखाएंगे अपनी इस खबर में। देखते रहिए रहबर टाइम्स। सर, एबी के कंपाउंड के बाद अब भोलेनाथ नगर में जिस तरीके से अवैध बांधकाम को लेकर जो महानगर पालिका तोड़ा कार्रवाई कर रही है, कुछ दिन पहले आपने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से भी मुलाकात की थी और तमाम जो लोगों की जो दर्द थी उसको भी बयां करने की कोशिश की थी। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने आपको जो आश्वासन दिया था कि सुप्रीम कोर्ट में बेहतरीन वकील रखेंगे और जो तमाम लोगों के जो बेघर हो रहे उनको फिर एक बार कोर्ट में साबित करेंगे कि इन लोगों पर कार्रवाई न हो। कहाँ तक वो प्रोसेस पर है और तमाम जो लोग दोबारा रास्ते पे आए, क्या है इसकी वजह? नहीं, देखिए, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब का जो आश्वासन था वो अपनी जगह कायम ही है, लेकिन मसला ऐसा है जैसे कि आपको पता है अवैध निर्माण ये सिर्फ मुमरा कौसा या जहां हम खड़े भोलेनाथ नगर शील विभाग यहाँ की अकेले की समस्या नहीं है। ये पूरे ठाणे महानगर पालिका क्षेत्र की समस्या है। 9 के 9 प्रभाग समितियों में अवैध निर्माणों की भरमार है। तो ऐसे में जो आश्वासन उप मुख्यमंत्री साहब ने दिया था और उन्होंने एक वकील भी दिए हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का प्रोसेस है, वहाँ पर पिटीशन जो फाइल करना है, कानूनी आधार ऐसा होना चाहिए जिसके चलते स्टे मिल जाए, स्थगन आदेश मिल जाए। तो वो आधार बनाने के लिए तमाम 9 प्रभाग समितियों के वार्ड काउंसिलों के जितने भी कागजात हैं वो उन वकीलों के पास जमा हो रहे हैं और उसके आधार पर वकील अभी ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम लगने वाला प्रोसेस है, लंबा थोड़ा सा समय लगेगा इसमें। और उसी दौरान हाईकोर्ट के आदेश की आड़ लेकर के ठाणे महानगर पालिका यहाँ पर तोड़ू कार्रवाई लगातार कर रही है। तोड़ू कार्रवाइयाँ अन्य जगह भी की जाती है। देखिए, हाईकोर्ट के आदेश का यहाँ पर खड़ा हर एक आदमी सम्मान करता है, कोई भी हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ जाना नहीं चाहता है। लेकिन आज हम यहाँ जो विरोध कर रहे हैं
वो प्रशासन की दोहरी कार्रवाई जो है, दोहरे मापदंड वाली, भेदभाव वाली जो कार्रवाई है, द डिस्क्रिमिनेशन जो किया जा रहा है, असल मुद्दा हमारा तो है। हाईकोर्ट का आदेश है तो सब जगह एक जैसा लागू होना चाहिए। सिर्फ मुमरा कौसा में, भोलेनाथ नगर में आप अगर हाईकोर्ट के आदेश को जो है अमल में ला रहे, तो अन्य दीवा प्रभाग समिति के प्रभागों का क्या, कलवा प्रभाग समिति का क्या, ठाणे शहर की 6 प्रभाग समितियों का क्या। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर इंक्वायरी कमीशन के जो जज हैं, ठाणे सेशन के जज जी भंसाली साहब, उनकी इंक्वायरी में कुछ विशिष्ट लोगों ने यहाँ के पर्टिकुलर मुस्लिमों के रहने वाली बिल्डिंग्स, मुस्लिमों द्वारा बनाई गई बिल्डिंग्स, सिर्फ उनकी शिकायतें की है और ठाणे मनपा सिर्फ उसी पर सर्वे करा रही है। सर्वे के साथ साथ नोटिसेस दे रही है, 48 घंटे में सेल्फ डेमोलेशन कर लो वरना हम आकर के तोड़ेंगे। इस तरह से जो है लोगों में आज लगभग 2 महीने के ऊपर हो गया है। एवी के 12 जून से शुरू हुआ, खत्म हुआ, लेकिन डर लोगों के अंदर का, अपनी छत जाने का डर जो है वो खत्म नहीं हो रहा है। तो ये डर फैलाने का जो काम ठाणे मनपा कर रही है और उसमें जो तोड़ू कार्रवाई कर रही है, तो हमारा सम्माननीय उच्च न्यायालय, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इन सभी से हमारा एक ही निवेदन है कि अगर कानून का राज कायम करना है तो कानून का अमल जो है, उसका इम्प्लीमेंशन जो है वो एक जैसा होना चाहिए। अवैध निर्माण सब जगह है। अगर मैं साफ कहूँ तो अवैध निर्माण आज सामाजिक जरूरत है। सरकार को, कोर्ट को उस पर बेहद लचीला जो है नजरिया रखना चाहिए। नीति ऐसी बनानी चाहिए कि गरीब से गरीब आदमी जो है वो लीगल घर खरीद सके। अपनी नीतियों में सरकार को बदलाव लाना चाहिए। डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलाइजेशन जो है, जिसके ऊपर मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, ये तीनों मनपाओं का DCR पर जो काम चलता है, वो DCR में, MRTP एक्ट में, BPMC एक्ट में और फ्लेक्सिबिलिटी लानी चाहिए। इन तमाम कानूनों में, इन प्रावधानों में जब तक आप छोटी सी छोटी जगह पर अनुमति लेकर के, परमिशन लेकर के एक आदमी अपना मकान बनाने की वो परमिशन हासिल नहीं कर सकता, तब तक ये इल्लीगल का मसला ख़त्म होने वाला नहीं है। अब जैसे कि 12 जून के ऑर्डर में जस्टिस कुलकर्णी साहब ने ग्रीन जोन, नॉन डेवलपमेंट जोन, इंडस्ट्रियल जोन, फॉरेस्ट, गवर्नमेंट लैंड, रिजर्वेशन लैंड, ऐसे बहुत सारे कैटेगराइजेशन करके उन्होंने TMC को ऑर्डर किए। अब TMC जो है, इंक्वायरी कमीशन की शिकायतों के आधार पर अभी तक जहाँ जहाँ TMC इस तरह की कार्रवाई, AV के छोड़कर जो फिरोज बदरुद्दीन खान का पिटीशन है 4051, उसके बाद चंद्राबाई अलीमकर का पिटीशन है जिसमें पिटीशनर ने कोर्ट में जाना भी छोड़ दिया है। उन्होंने विड्रॉल मांगा था, वो पीछे ले रहे थे अपना पिटीशन, उसके बावजूद 226 में कोर्ट ने उनको अनुमति नहीं दी। ये चंद बिल्डिंगें छोड़ करके ठाणे मनपा अन्य बिल्डिंगों को निशाना बना रही है, नोटिसेस दे रही है। खान कंपाउंड में इतनी सारी इमारतों को दी है, खरडी रोड में दी है, अचार गली में दी है, सारा कंपाउंड आगे जो है जहाँ भोलेनाथ नगर है, ये पूरा पट्टा आगे का है। तो भाई आप 100 से 150 बिल्डिंगें तोड़ करके इन परिवारों को बेघर करके रोड पर ला करके क्या साबित करना चाहते हैं? देखिए, कानून जो है, मैं ये मुहिम जब से हमारी छिड़ी है, मेरा एक ही कहना है, कानून इंसानों के भले के लिए बनाया जाता है, इंसानों को बर्बाद करने के लिए नहीं। भाई क्राइम कोई कर रहा है, आप सख्त से सख्त कार्रवाई करो। हम बलात्कारी के लिए फांसी की सजा मांगते हैं, मासूम बच्चियों की जिंदगी बर्बाद करने वालों के लिए हम सीधा सीधा कहते हैं कि इसको चौराहे पर लगा करके गोलियां मार दो। लेकिन यहाँ पर जो कानून है, तो ये कानून बेघर करने वाला, घर बसाने वाला कानून सरकार कब लाएगी? सरकार को चाहिए कि आप नीतियों का बदलाव करें। ये जो कुछ भी आपकी निर्माण कार्य करने की या बांधकाम करने की अनुमति देने की प्रोसेस है, उसको लचीला कीजिए, नहीं तो आने वाले दिनों में ये समस्या और बढ़ती जाएगी। और ऐसा ही, ये सिर्फ शील विभाग है, हर जगह आपको मुंबई हो, ठाणे हो,
अन्य जितनी भी महानगर पालिका है, नगर पालिका है, नगर परिषद है, सब जगह आपको ये दिक्कतें दिखाई देगी और लोग सड़कों पर नजर आएंगे। लेकिन जिस तरीके से महानगर पालिका के अनेक अधिकारियों ने दावा किया था कि आप अपने बिल्डिंग में रहिए, जब अधिकारी तोड़ने को आएंगे तो आप घर के अंदर रहेंगे तो कोई बिल्डिंग तोड़ी नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी जिस तरीके से पुलिस ने जो है जबरन पकड़ के लोगों को बाहर निकाला, हाईकोर्ट के आदेश का जो है पालन करके उन तमाम लोगों को तोड़ा गया। अब लेकिन उन अधिकारियों पर जो है इंक्वायरी बैठी है, लेकिन उसका रिपोर्ट अब तक महानगर पालिका साबित नहीं करी। आपको क्या लगता है कि मुमरा, कलवा, इन तमाम जो जगह पे कौन से ऐसे अधिकारी हैं जो इन तमाम चीज़ों में लिप्त है? देखिए, 2019 से फिर से अवैध निर्माण बनना शुरू हुआ। 2019 से हम अभी 2025 में बात कर रहे हैं। फरवरी 2025 तक इन तमाम अवैध निर्माणों का जिम्मेदार महेश अय्यर, रिटायर्ड मुख्यालय सहायक आयुक्त महेश अय्यर। महेश अय्यर ने यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था पैदा कर दी कि नए नए लोग बिल्डर बन गए, नए लोग, क्योंकि उनको लग रहा है कार्रवाई होती नहीं है। बिल्कुल हम पैसा दे रहे हैं तो किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती, रोकथाम नहीं होती है, और टीएमसी अप्रूव्ड बिल्डिंग की तरह, प्लान अप्रूव्ड की तरह काम होता है, कोई टेंशन लेने का नहीं। तो ये जो एक नीति दिमाग में बिठा दी गई, सोच बना दी गई, ये महेश अय्यर की देन है। इंक्वायरी कमीशन, मैंने आपको बताया, जीजी भंसाली साहब, थाने के 6th एडिशनल जज, इंक्वायरी कमीशन उनका था। रिपोर्ट उनकी अभी सबमिट हुई या नहीं हुई, अधिकृत रूप से अभी जानकारी सामने नहीं है। लोगों को बेघर कर रहे, लेकिन करप्शन करके महेश अय्यर जैसे जिन अधिकारियों ने आज ये नौबत लाई है लोगों को बेघर करने की, ऐसे अधिकारियों पे अब तक थाने मनपा आयुक्त सौरभ राव ने क्या संज्ञान किया? खुद होकर के क्या इंक्वायरी कराई? इंटरनल डिपार्टमेंटल इंक्वायरी डीई जो लगनी चाहिए वो क्या कराई? एक कमीशन गठित होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ ये कमीशन जो है जांच करे कि इतने धड़ल्ले से बेखौफ होकर के इमारतें बनाने कैसे दी गई, क्या स्लैब पर रेट चल रहा था, क्या पैसे लिए जा रहे थे। आज वो अधिकारी घरों में बैठे, क्लर्क को सस्पेंड किया जाता है। वो फारूक शेख, लॉ डिपार्टमेंट में असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर, दोस्ती के मैटर में, दोस्ती सर्विस रोड वाला जो पिटीशन है फिरोज बदरुद्दीन खान का, उस मैटर में 2022-23 में फारूक शेख को सस्पेंड किया गया। अब वो मामला जब वापस मुंबई उच्च न्यायालय के सामने आया तो फिर से दोबारा उसको सस्पेंड किया गया, जबकि ना उसका कार्यक्षेत्र है, ना ही वो उसके बाद में उस मैटर में कहीं से रिलेटेड रहा है। तो क्या है कि बलि चढ़ाओ और असल जो कमाई करके हमको कमाई देने वाले जितने भी हैं उनको बचाओ। इस नीति पे ठाणे महानगर पालिका चल रही है। भ्रष्ट अधिकारियों पे आज तक कार्रवाई नहीं। क्लर्क को सस्पेंड करने से क्या होने वाला है? एक क्लर्क की क्या हैसियत होती है आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं। क्लर्क के पास कोई पावर नहीं होता है। ये अवैध निर्माणों का मामला 2009 की PIL फाइल करने के वक्त, उसको फाइनल करने के वक्त मुंबई हाई कोर्ट के अलग अलग बेंचों से सुनवाई होकर के 4 साल तक सुनवाई चली है। 2005 में PIL फाइल हुई, 2009 में उसका अंतिम फैसला आया। वो अंतिम फैसला आने के बाद उसके ऊपर इम्प्लीमेंशन कितना है, उसी PIL में उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे महाराष्ट्र सरकार के मनु श्रीवास्तव साहब। मनु श्रीवास्तव साहब ने उस वक्त पूरा डिस्कशन करके बीट सिस्टम दिया, बीट सिस्टम, जिसका हवाला पिछले जुलाई महीने में अपने एक ऑर्डर में गिरीश कुलकर्णी साहब ने किया, जो हाईकोर्ट के मौजूदा जज थे जिन्होंने ये सारे ऑर्डर्स दिए हैं। तो वो बीट सिस्टम का अमल कितना हुआ, कितने बीट सुपरवाइजर रखे गए, कितने बीट इंस्पेक्टर रखे गए, लेखा जोखा मनपा जारी करे ना। मैं साफ कहता हूँ 9 के 9 प्रभाग समितियों के बीट सिस्टम का लेखा जोखा रखो, उसका डेली का रजिस्टर रखो, इनका सच्चा झूठा काला सफेद सब सामने आ जाएगा। रफीक भाई, आज आप लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या मनपा के अधिकारी आज कार्रवाई करने के लिए यहाँ आने वाले हैं भोलेनाथ नगर इलाके में? देखिए ऐसा है भाई, कल बाकायदा रात के टाइम पर यहाँ के कुछ लोगों को बुला करके प्रशासनिक विभाग ने जानकारी दी कि कल आपके यहाँ कार्रवाई है। मनपा की तरफ से भी दी गई, पुलिस विभाग की तरफ से भी दी गई। तो अब 9 बजने को है,
देखेंगे हम, कार्रवाई आए या ना आए, हम यहाँ पर खड़े रहेंगे, डटकर जमे रहेंगे। अगर कार्रवाई नहीं आएगी, हम मुतमईन हो जाएंगे, तो ही हम यहाँ से मोर्चा हटाएंगे। उससे पहले यहाँ से मोर्चा हटने वाला नहीं है।